तो पिछले दिन पढ़े थे क्या, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। एक ये चीज आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। और दूसरी चीज गॉस लॉ ये कहता था, गॉस लॉ ये कहता था कि जो टोटल फ्लक्स है वो होता है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रूव भी करके देखे थे। जरा से इस दोनों को ध्यान से देखिए, तो इस दोनों को अगर मिला करके लिखेंगे तो इस दोनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस तो होता ही है, और ये होता है कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। इतना चीज हम लोगों का प्रीवियस नॉलेज है ना। इस नॉलेज में ध्यान रखना ये कि किताबों में कहीं कहीं इस इंटीग्रेशन में ऐसे एक रिंग लगा हुआ होता है ना। तो इसको इंटीग्रेशन का साइन रहे और इसमें रिंग लगा रहे, तो हम लोग गॉस लॉ जो अप्लाई करते हैं बेटा वो किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। इसका मतलब ही होता है क्या, कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है किसके लिए, फॉर क्लोज्ड सरफेस। कैसे सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। ठीक ना, ये इंटीग्रेशन है कैसा, क्लोज सरफेस के लिए। और कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन में खाली एक रिंग लगा देना है, कोई अंतर उससे नहीं होता है। ठीक है। अब देखो कि इसके बाद एक चीज हम तुमको पढ़ाए थे, गसियन सरफेस, है ना। तो गसियन सरफेस के बारे में क्या चीज बताए थे, कि जो आपका गसियन सरफेस था, गसियन सरफेस था आपका, ये गसियन सरफेस के बारे में कुछ बातें किए थे। जो सबसे पहला बात था क्या, कि यह एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है। दूसरा बात किए थे क्या, कि ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तीसरी बात किए थे क्या, कि सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट, तो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट क्या होना चाहिए, ये सब सिमेट्रिक होना चाहिए। इतने बातों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक चर्चा किया था। ठीक ना। आज इसी कहानी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ नए नए टर्म देखेंगे, और कुछ नए नए टर्म देखेंगे, उसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें जो सबसे पहला टर्म तुमको एक टर्म पढ़ना है, नया टर्म, जिस टर्म का नाम है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखो, कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी लीनियर बॉडी पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मान लो लीनियर बॉडी के नाम पर अपने पास मान लीजिए कि एक रॉड है, और इस रॉड पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना। तो लिखेंगे क्या, कि इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ लीनियर बॉडी, ऑन अ लीनियर बॉडी, किसी भी लीनियर बॉडी पर जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी में एक टर्म आता है जिस टर्म के बारे में आप पहले भी पढ़े हुए हैं, नाम सुने होइएगा किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। पढ़े हुए हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, लैम्डा से। और कहता है क्या, कहता है क्या, कि ये जो डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिफाइंड एट द चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, इसी में ये डिफाइंड होता है। जैसे मान लो कि ये जो लीनियर बॉडी है, अगर इसका मास एल, लेंथ है एल, और इस पर टोटल चार्ज है कितना, क्यू, तो आप देखेंगे तो एल लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। तो यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एल। और यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है इसी को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
तो भाई सीधे सीधे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, टोटल चार्ज ऑन लीनियर बॉडी, कि किसी भी लीनियर बॉडी पर कितना चार्ज है, और नीचे में लेंथ ऑफ लीनियर बॉडी, ये ना, लेंथ ऑफ क्या, लीनियर बॉडी, कि लीनियर बॉडी का कितना लेंथ है, तो ये आ जाएगा कि आपका लैम्डा निकल के लीनियर चार्ज डेंसिटी। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कितना माना है हमने, क्यू, और इसका लेंथ कितना माना है हमने, एल। तो अगर लैम्डा इक्वल टू तुम लिखोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना लिखोगे, क्यू बाई एल। इतनी बातें समझ में आ रही है। लैम्डा इक्वल टू कितना लिखेंगे, क्यू बाई एल। अब जरा सा ध्यान से देखो कि अगर हम लोग बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी का कि ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप ऊपर में देखिए कि जो चार्ज है वो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, स्केलर, और नीचे में लेंथ है, ये लेंथ भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, स्केलर। दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा कि स्केलर आएगा, स्केलर आएगा। भाई इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वो कैसा क्वांटिटी है, इज एन कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरी बात करिए आप इसके एसआई यूनिट का। तो अगर बात किया जाए एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो जब आप लीनियर चार्ज डेंसिटी के एसआई यूनिट का बात करिएगा, डेंसिटी लैम्डा का इज कितना होगा, ध्यान से देखो, ऊपर चार्ज है, इसका चार्ज का एसआई यूनिट क्या, कूलॉम, और नीचे लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या, मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट लिखेंगे भाई वो क्या लिखेंगे, कूलॉम्ब, कूलॉम्ब पर मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या लिखेंगे, कूलॉम्ब पर मीटर, क्योंकि ऊपर चार्ज नीचे लेंथ, चार्ज का एसआई यूनिट कूलॉम्ब और लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, तो क्या होगा, कूलॉम्ब पर मीटर। जरा सा बात करिए डायमेंशन का, डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब लीनियर चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन का बात करेंगे भाई, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डायमेंशन होगा वो वही डायमेंशन होगा जो क्यू बट्टे एल का डायमेंशन होगा, जो क्यू बट्टा एल का डायमेंशन होगा वही लैम्डा का डायमेंशन होगा। अब तुमको याद होगा कि क्यू चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, 80, और लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन कितना होगा, एल। आप ध्यान से देखिएगा कि लैम्डा का डायमेंशन जब लिखिएगा तो एल का पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, टी का पावर 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा, ए का पावर 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा, और यही हो जाएगा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब एक बात बताओ कि अगर इस लीनियर बॉडी पर, अगर इस लीनियर बॉडी पर, ये बॉडी कैसा है, लीनियर बॉडी है, इस लीनियर बॉडी पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये मान लो कि यूनिट लेंथ है, तो इतना दूर में जितना चार्ज होगा अगले उतना देर में भी उतना ही चार्ज होगा, अगले यूनिट लेंथ में भी उतना ही चार्ज होगा, अगले यूनिट लेंथ में भी उतना ही चार्ज होगा। मतलब अगर हर जगह बात करें तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो एक जैसा होगा, है ना, कब, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तब। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप एक लाइन क्या लिखेंगे कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कांस्टेंट। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, कि हर यूनिट लेंथ में जो है सो इसका वैल्यू कैसा आएगा, एक जैसा चार्ज आएगा। बात समझ में आ रहा है, ये था क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं भी अलग अलग नहीं है, हमेशा एक जैसा चार्ज है। तो कहीं से भी आप एक यूनिट लेंथ उठाइए, हर यूनिट लेंथ में जो है सो चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, एक जैसा आएगा। एक जैसा आएगा मतलब लैम्डा का वैल्यू कैसा आएगा, कांस्टेंट। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि जो अगला टर्म है, जो अगला टर्म है उस अगले टर्म का नाम है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका नाम क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखो
कि जब चार्ज को किसी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो सरफेस रेक्टेंगुलर हो सकता है, वो सरफेस स्क्वायर हो सकता है, वो सरफेस सर्कुलर हो सकता है, या किसी भी डायमेंशन में वो सरफेस हो सकता है, लेकिन बस 2 डायमेंशनल होना चाहिए, एक प्लेन सरफेस होना चाहिए, ठीक ना। तो जब किसी भी सरफेस पर हम लोग चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड distributed on a two-dimensional surface, on a two-dimensional surface, किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस पर जब चार्ज को यूनिफॉर्मली बांटा जाएगा तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कि कोई भी अगर सरफेस हो अपने पास, कोई भी अगर सरफेस हो अपने पास, तो उस सरफेस का एक पार्टिकुलर एरिया होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, इसका एरिया होगा कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए कि इसका जो एरिया है, जो इसका एरिया है वो एरिया है कितना, ए। इसका जो एरिया है वो है कितना, ए। और इस पर हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट दिया। इस पर हमने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, यूनिफॉर्मली बांट दिया। तो जब दोस्त पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली इस पर बांट दिया जाएगा, और जो चार्ज बांटा गया है टोटल चार्ज, इस टोटल चार्ज को आप मान लीजिए कि ये जो है वो कितना है, क्यू, ठीक ना। तो इसके लिए भी एक टर्म आता है जिस टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी को जो डिनोट किया जाता है वो सिंबल सिग्मा के द्वारा, ठीक ना, सिंबल सिग्मा के द्वारा। और ये डिफाइंड है कैसे, तो इट इज डिफाइंड एज द, लीनियर में चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था, तो सरफेस में चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, ठीक ना। तो इसको कैसे डिफाइंड किया गया है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, इसी में किसको डिफाइन किया गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। तो वहां देखो कि ए एरिया में भाई चार्ज है कितना, क्यू, तो 1 एरिया में कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, है ना। तो अगर यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू लिखना है, तो सिग्मा इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, की सरफेस पर कितना चार्ज है, बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, की सरफेस का कितना एरिया है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। बात समझ में आ रहा है। और इसी को क्या बोलेंगे, सिग्मा। अगर बेटा इसी को ध्यान से देखो तो अगर सिग्मा इक्वल टू लिखने का मन हो तो क्यू बाई कितना लिखेंगे, ए। अब ध्यान से देखो कि चार्ज स्केलर और एरिया भी कैसा है, स्केलर। जब दोनों स्केलर है तो दोनों को डिवाइड, अच्छा सर कल ही तो पढ़ाए थे एरिया वेक्टर होता है, केवल गॉस लॉ में। गॉस लॉ का यूज करते समय जब भी एरिया लेंगे तो विथ डायरेक्शन लेंगे, तो एरिया वेक्टर लेंगे। ऐसे एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो दोनों स्केलर है भाई, तो यहाँ सिग्मा के बारे में भी हम लोग क्या लिखेंगे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है, क्वांटिटी। टाइप्ड में आ जाएगा ये, ठीक ही है, काम चला लेना, ठीक ना, ठीक है ना। चलो अब देखो कि स्केलर क्वांटिटी है, इसके बाद अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ध्यान से देखो, ऊपर चार्ज है कूलम और नीचे एरिया है, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, है ना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। तो अगर बात करेंगे एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ
सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा, SI यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए डायमेंशन का अगर बात करेंगे, ठीक ना, डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायमेंशन का तुम बात करोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड है भाई, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो जो सिग्मा का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, क्यू बाई ए का डायमेंशन होगा। क्यू का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर होता है, मतलब इसका डायमेंशन कितना होगा, एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो इसी में L2 को लेके जाओगे ऊपर, तो L2 को जब ऊपर लेके जाओगे तो L का पावर कितना हो जाएगा, -2 T और कितना A, यही हो जाएगा इसका क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। फिर इसमें भी एक बात देखो कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहीं से भी यूनिट एरिया उठाइएगा तो चार्ज इक्वल मिलेगा। कभी खेत में धान या गेहूं का बीज छींटते हुए देखे हैं, तो वो लोग कैसे छींटते हैं, यूनिफॉर्मली छींटते हैं। तो अगर बीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप किसी भी जगह पर जाकर के दिखेंगे तो पौधों का डेंसिटी एक जैसा आपको दिखेगा। यहाँ भी देखेंगे तो पौधों का डेंसिटी कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। यहाँ भी देखेंगे तो पौधों का डेंसिटी कैसा दिखेगा, एक जैसा। इसी तरह इस क्षेत्र में तुम कहीं से भी एक यूनिट एरिया उठाओ तो उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज तुमको कैसा दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, है ना। तो जब कांस्टेंट दिखेगा भाई, तो ये देखो कि यहाँ भी क्या होता है कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज क्या, कांस्टेंट। ये भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कहीं भी यूनिट एरिया उठा लीजिए तो ये पूरा का पूरा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद क्या रखना है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट डायमेंशन सारा निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। यूनिट डायमेंशन इसका रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा। क्यू का यूनिट याद है, ए का यूनिट याद है, इसका यूनिट निकल जाएगा, है ना। अब देखिए कि इसी में एक तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है जिसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, ये देखो। तो कहेगा क्या कि किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी के पूरे पोर्शन में जब चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक ना, सिंपल सा बात है, नाम से ही डेफिनेशन आ रहा है क्या कि इफ द चार्ज इज distributed, if the charge is distributed all, ऐसे लिखना, if the charge is distributed on 3 dimensional bodies, 3 dimensional solid bodies, 3 dimensional solid bodies, then the distribution is known as, then the distribution is known as कैसा, then the distribution is known as वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है क्या कि जो बॉडी रहेगा आपका वो बॉडी कैसा रहेगा, 3 डायमेंशनल बॉडी रहेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी का मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, कैसा भी 3 डायमेंशनल बॉडी रहे और उस बॉडी के हर जगह पर क्या रहे, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। मान लो कि एक 3 डायमेंशनल बॉडी अपना कुछ ऐसा है और इस 3 डायमेंशनल बॉडी का जो वॉल्यूम तुम्हारे पास गिवन है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, v। कुछ भी वॉल्यूम रहेगा अलग अलग बॉडी का। कह रहा है कि इस पे चार्ज क्यू को आप क्या करिए कि चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली हर जगह बांट दीजिए, अंदर बाहर सरफेस पर
एक जैसा आप क्या करिए, हर जगह पर इस पे चार्ज को आप क्या करिए, बांट दीजिए। जब हर जगह इस पर चार्ज बट जाएगा तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहिएगा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा इस तरह के बॉडी को। ठीक ना। जैसे मान लो कि इस डब्बे में पानी भरा है चार्ज के जैसे हर जगह पर, वॉल्यूम में मतलब अंदर भी और सरफेस पर भी इसमें क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तब जो इसके लिए एक टर्म निकल के आता है, इस टर्म को बोला जाता है क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब देखो लीनियर में पढ़े थे क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस में पढ़े थे चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसमें जो पढ़ेंगे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इसको डिनोट करते हैं किससे, रो से। इस सिंबल को आप क्या पढ़ते हैं, रो, RHO। ठीक ना, रो पढ़ते हैं। अब देखिए कि ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो इसको ये बोला क्या कि इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में किसी भी बॉडी पर जितना चार्ज होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। अब देखो कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से डिफाइन करते हैं, तो कह रहा है क्या कि वी वॉल्यूम में जो चार्ज है वो है कितना, क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई वी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, है ना। तो भाई साहब अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लिखना हो तो आप लिखिएगा क्या कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक ना। और नीचे में क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का कितना वॉल्यूम है, ये चीज जो आप रो इक्वल टू लिखिएगा, टोटल चार्ज है क्यू और इसका वॉल्यूम है कितना, भी। अब ध्यान से देखो कि वॉल्यूम भी स्केलर और चार्ज भी स्केलर, इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ सीधे सीधे पॉइंट कर करके लिखेंगे क्या कि जो आपका रो है वो कैसा क्वांटिटी है, इज एन स्केलर क्वांटिटी है ना। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये लिखेंगे क्या कि SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट ऑफ रो जो होगा वो क्या होगा, इज, देखो क्या लिखे हो, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज के लिए क्या लिखोगे दोस्त, कूलम, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हो, मीटर क्यूब। तो जो इसका SI यूनिट होगा ये क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। अगर बात करिए किस चीज का, इसके डेंसिटी का, सॉरी डायमेंशन का, बात करिए इसका क्या, डायमेंशन का। तो अगर इसके आप डायमेंशन का बात करिएगा तो जो इसका डायमेंशन आएगा, डायमेंशन ऑफ रो, तो रो का जो डायमेंशन होगा वो वही डायमेंशन होगा जो क्यू बाई भी का डायमेंशन होगा। अब देखो तुमको पता है कि क्यू का डायमेंशन कितना होता है भाई, 80, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L3। मीटर क्यूब है तो कितना, L3। L3 को ऊपर लेके जाओगे तो रो का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, L का -3 T और कितना A। यही हो जाएगा क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत मजा आ रहा है सर, सारा चीज तो एक ही जैसा चल रहा है ना। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये सब किसी काम का है नहीं, बस याद रखना है इसको, काम का है, यूज आएगा। लेकिन बस इतना ही जानिए जो लास्ट लाइन लिख रहे हैं क्या, कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये वाला लाइन क्या, कि फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ रो इज क्या होगा, कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट। अब देखो कि इसमें हम लोग इसके बाद, इतने टर्म को जानने के बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो पहला पोर्शन होगा वो होगा क्या,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। इससे पहले बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला है, बहुत सारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर लगा करके माथा खराब करके निकाला है। अब गॉस लॉ से अगर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, है ना। तो इसी टर्म को निकालना है हम लोगों को, और जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका नाम है क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे। और इसमें जो पहला पोजीशन हम लोग हैं वो इसमें पहला पोजीशन लेंगे क्या, कि टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉस लॉ का यूज किस लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इससे पीछे हम लोग कूलॉम्स लॉ से निकालते थे एफ अपॉन क्यू नॉट करके, वेक्टर इंटीग्रेशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगा करके, एकदम लेंदी प्रोसेस, कितना प्रोसेस समझ से बाहर निकल जाता था, है ना। अब देखो कि गॉस लॉ के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद ही आसान हो जाता है। तो बेहद ही आसान हो जाता है, तो इसके लिए आपसे मैं पिछले दिन भी चर्चा किया था और आज फिर से कर रहा हूं एक टर्म का, जिस टर्म का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस, जिसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। अब देखो कि गॉसियन सरफेस के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तुमको फिर से वही सारी बातें जो पीछे हम लोग रिपीट किए हैं वो बातें याद रखनी, और एक और बात उसमें जोड़ना है। तो एक और बात क्या जोड़ना है भाई, देख लो। तो पहला बात जो इसमें हम जाने थे, ये कैसा सरफेस था, इमेजिनरी सरफेस था। कैसा सरफेस था ये, इमेजिनरी सरफेस। दूसरी बात ये थी कि ये कैसा सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तीसरी बात ये थी कि क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट, तो सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अबाउट ये कैसा होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक होना चाहिए। ये चीज इतना पढ़ लिए थे, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट ये याद रखना है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं क्या, कि गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस must be passes through point at which electric field to be calculated, कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट से निश्चित रूप से गॉसियन सरफेस को क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। इस तीन कंडीशन को फॉलो करने के अलावे इमेजिनरी होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, और सबसे अंत में उस सरफेस से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस सरफेस से ये क्या कर रहा हो, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट से इसको क्या होना चाहिए, पास होना ही चाहिए। क्लियर है बातें। अब देखो कि इसका एप्लीकेशन कैसे होना है, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन कैसे होना है, तो सबसे पहला और सबसे छोटा सवाल लेते हैं। बाय गॉस लॉ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू at a distance r। कोई एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से प्लस क्यू से कह रहा है क्या, कि r डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट है p। इसी p पॉइंट पर तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तुमको याद होगा कूलॉम्स लॉ लगा करके हम लोग E = कितना निकालते थे, KQ/r², निकालते थे कि नहीं। KQ/r² मतलब 1/4πε0 Q बाई कितना, r²। तो भाई गॉस लॉ लगा करके भी निकालेंगे तो इतना ही निकलना चाहिए। देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो सबसे पहला काम तुमको करना है क्या, कि एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है
और गसियन सरफेस, ध्यान दीजिए इधर, और गसियन सरफेस को चुनते समय क्या कर रहे हो जी? पीछे क्या कर रहे हो फोन में? हाँ, क्या कर रहे हो? किसको? किसको? काहे इतना ग्रैंड ग्रैंड लेवल का तुम लोग हरकत करते हो क्लास में, बताओ? पीट दे तो अच्छा लगेगा नहीं, है ना? क्लास में ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 नंबर आएगा बोर्ड में बेटा, फोन में लगे हुए हो। चलो देखो, क्या बोले कि सबसे पहला काम क्या है? गसियन सरफेस सेलेक्ट करना है। अब गसियन सरफेस जब सेलेक्ट करना है तो गसियन सरफेस के बारे में वही 4 बात याद रखना है। क्या? क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब पी पॉइंट से पास करना चाहिए। देखो चार्ज है पॉइंट, तो पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक कैसा जाएगा? स्फीयर ही तो जाएगा। पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक क्या होगा? स्फीयर होगा। तो पॉइंट चार्ज के जो सिमेट्रिक स्फीयर होगा, इसका मतलब ये सीधा सीधा ये बात है क्या, कि सीधा सीधा ये बात है क्या कि एक गसियन सरफेस हम चुनेंगे। जो गसियन सरफेस क्या होगा भाई साहब? जो गसियन सरफेस क्या होगा? क्लोज्ड होगा, इस पी पॉइंट से गुजरेगा भी, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक भी होगा। स्फीयर चुने, चारों तरफ से बंद है, इमेजिनरी है इसीलिए डॉटेड लाइन में दिखाया हूं। चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक भी है, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये क्या है आपका? गसियन सरफेस। ये क्या है आपका? गसियन सरफेस। ये मैंने अपने तरफ से चुना है, ठीक ना? अब देखो हम लोग किए क्या, सबसे पहले क्या किए कि टेक अ गसियन सरफेस, टेक अ गसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट किससे? पी एंड सिमेट्रिक अबाउट, एंड सिमेट्रिक अबाउट, एंड सिमेट्रिक अबाउट चार्ज प्लस क्यू। चार्ज प्लस क्यू के अबाउट ये क्या है? सिमेट्रिक है। चार्ज प्लस क्यू के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है, पी पॉइंट से पास भी कर रहा है। क्लियर है इतनी बातें? अब देखो कि इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं। टेक एन एलिमेंटल एरिया, कि एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं। क्या? डीएस डायरेक्टेड, कैसा होगा डायरेक्शन एरिया का? डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली इनवर्ड की आउटवर्ड? डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एलिमेंटल एरिया लिया, ये एरिया का नाम क्या रखा? डीएस। और इस डीएस एरिया का जो डायरेक्शन है भाई, ये डीएस एरिया का डायरेक्शन कैसा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। कल बताया था कि हमेशा एरिया वेक्टर लोगे सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ, बताया था कि नहीं? अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक ना? तो यहाँ पर ये चीज भी तुम मेंशन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो, ई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही होगा। इसका मतलब जो एंगल बिटवीन, जो एंगल बिटवीन वेक्टर डीएस एंड वेक्टर ई हुआ, ये वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच का एंगल कितना होगा? इज इज कितना? थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। इतना बात समझ में आ रहा है? मान लिए हम क्या कि इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और ई जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर बाहर के तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। डीएस भी परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, दोनों का सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। इतना बात क्लियर है? अब जरा सा आप देखिए कि इस पर गॉस लॉ कैसे लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोग ये जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ से हम लोग ये बात जानते हैं क्या, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
वो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है, और यही जो बराबर होता है किसके, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। यह किसके बराबर में होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखो कि अगर तुम यहां से लिखोगे, इस फाई को छोड़ दो, ठीक ना, फाई को छोड़ दो, अगर तुम इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा बराबर लिखोगे तो कितना लिखोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस को ई डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। अच्छा, थीटा के जगह पर कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री है थीटा के जगह पर। ध्यान से देखिए कि ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में भाई, तो ये भी इक्वल टू कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, और एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब देखो कि इस गसियन सरफेस से इस चार्ज का डिस्टेंस तो हमेशा आर ही रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, स्फेरिकल है, तो हर जगह इसका रेडियस कितना होगा, आर होगा। जब डिस्टेंस बराबर है और चार्ज फिक्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह कैसा होगा, एक जैसा होगा, है ना, एक जैसा होगा। तो भाई यहाँ पर जो हमारा पॉइंट कह रहा है, वो पॉइंट क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों भाई, बिकॉज क्या, तो बिकॉज द चार्ज प्लस क्यू इज एट इक्वल डिस्टेंस, एज इक्वल डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस, एट एनी पॉइंट ऑन द गसियन सरफेस, कि गसियन सरफेस पर, गसियन सरफेस पर, गसियन सरफेस पर क्या है भाई, कि हर पॉइंट पर जो इसका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा है, इक्वल डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर बात करिएगा तो भी ये डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, और यहाँ से भी एरिया वेक्टर बाहर के तरफ होगा ds, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ होगा, बाहर के तरफ। यहाँ भी थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, और डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस बराबर रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, हर जगह एक जैसा रहेगा। सरफेस पर कहीं भी लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, हर जगह इस सरफेस पर क्या है, डिस्टेंस बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर होने का मतलब क्या हुआ भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट को जब बाहर निकालोगे भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds आएगा, और ये होगा किसके बराबर में, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब आप एक बात देखिए कि इस वाले स्फीयर में हम जो इसको इतना सारा ds में, कितना सारा ds में तोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट ds में, इनफाइनाइट ds में। लेकिन जब हर ds को आप फिर से ऐड करिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब सारे ds को फिर से हम लोग ऐड करेंगे, तो सारे ds को ऐड करने पर क्या मिलेगा, ये चीज देखो कि जो ds प्लस तुम ds करोगे, सारे ds को तुम क्या करो, जोड़ दो, तो इस सारे को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds। और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds जो मिलेगा तुमको, ये इंटीग्रेशन ऑफ ds मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, गसियन सरफेस का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, गसियन सरफेस का। और गसियन सरफेस है भाई साहब स्फेरिकल, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds जो आपको मिलेगा वो इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखो कि जब इस 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तुम यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद तुमको कितना मिलेगा, तो a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमको e निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर को इस साइड भेजो, तो इस साइड जब भेजोगे तो e इक्वल टू निकल के आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इधर पहले से है, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई से जाएगा, तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिखना है, तो देखिए e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई को और एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ लिख लेता हूँ,
यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ये 4πr²। ठीक ना। चलिए देखिए, इस 4π और एप्सिलॉन नॉट को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई दिक्कत। ऊपर बच रहा है कितना? Q, और नीचे बच रहा है कितना? देखो यही है पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला कि नहीं, यही है ना। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन कैसे करना है ये समझ में आया। गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस चुनना है। कैसा? सिमेट्रिक। अब देखो कि सिमेट्रिक चुनने का क्या फायदा हुआ हमको। सिमेट्रिक चुनने का क्या फायदा हुआ? सिमेट्रिक है इसीलिए हर जगह आर का वैल्यू एक जैसा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैं इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर पाया हूं। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, मान लो इधर से पिचका दिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाते आर बढ़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहीं पर नहीं रहता, तब हम गॉस लॉ का यूज यहाँ पर नहीं कर पाते। एप्लीकेबल है लेकिन हमारे लिए यूजफुल ये गॉस लॉ यहाँ पर नहीं हो पाता। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सिमेट्रिक सरफेस लिए कि आर का वैल्यू हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, और आर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, और इंटीग्रेशन में ये चीज क्या होगा? बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, हम लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज के लिए हम कूलॉम्स लॉ से पढ़े थे, है ना। तो ये एक सबसे बेसिक एप्लीकेशन दिखाया। अब देखो कि लीनियर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिमाग खराब हो गया था। 3 3 4 4 वेरिएबल हुआ था, सबको एक वेरिएबल बनाए थे बदल बदल के, उसमें दिमाग बहुत लग रहा था। तुम देखना कल से गॉस लॉ से ये सब चीज एक झटके में सॉल्व होगा, एक झटके में। बस गॉस लॉ लगाते समय आपको गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करने आना चाहिए। 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक इमेजिनरी सरफेस, दूसरा क्लोज सरफेस, तीसरा उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? कि सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है हर पॉइंट पे। अब जब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इतना आज जो पढ़ा दिए हैं, इतना चीज आप लोग पढ़ करके आइएगा, और जब इतना पढ़ के आइएगा तो फिर अगले दिन हम लोग इस पर और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? कल आपका एक टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन